हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। आज हम ब्लैकबक का रिजल्ट और कॉनकॉल दोनों स्टडी करने वाले हैं कि इस बार रिजल्ट कैसा रहा, Q4 FY26 एंड FY26 के लिए कंपनी ने इस बार क्या किया है, एंड व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू फोकस ऑन, एंड ओवरऑल कॉनकॉल इस बार कैसा था, एंड कॉनकॉल से हम ऐसी क्या चीज़ें निकाल सकते हैं जो हमें आगे के लिए ट्रैक करना ज़रूरी है, एंड जिससे हम कंपनी के लिए डिसीजंस बना सके। विदाउट एनी डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट। रिजल्ट से शुरू करते हैं। रिजल्ट जो कंपनी का है, इस बार आप देख पा रहे होगे कि एक्चुअल में इन्होंने एक बार फिर प्रूफ कर दिया कि वाई ब्लैकबक इज़ एक्चुअली रियल ग्रोथ इंजन। उसका रीज़न ये है, मैं ये क्यों बोल रही हूँ, वो ये है कि कंपनी एक मैसिव लॉस, पूरे 5 से 6 साल के मैसिव लॉस से रिकवर करके द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ कि कंपनी ने एक बहुत बड़ा ह्यूज प्रॉफिट दिया है। छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं, कंपनी टर्न अराउंड करती है, बट एक छोटे मोटे प्रॉफिट के साथ जो लॉस में थी, 100 करोड़ के लॉस में थी, वो एकदम से 5-6 करोड़ का प्रॉफिट ले आती है। वो ठीक है, बट कंपनी ने ऑलमोस्ट 300 करोड़ के लॉस के साथ में सरवाइव किया, एंड आज 160 करोड़ का प्रॉफिट निकाल करके दिया है, जो कि एक्चुअल प्रॉफिट है, जो कि एक्चुअल कैश में कन्वर्ट हो रहा है। कैश फ्लो अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सिर्फ पेपर पे नहीं है, एक्चुअल कैश जनरेट कंपनी करी। ऑलमोस्ट 165 करोड़ का कैश इन्होंने इस बार जनरेट किया है। तो दीज आर फ्यू थिंग्स विच मेक the black book as a proof of a real growth engine, right? Let's just start without any delay. अगर हम कंपनी को Q4 FY25 और Q4 FY26 के बेसिस पर अगर हम देखें, तो वाई ग्रोथ जो कंपनी का देखने को मिलता है रेवेन्यू का, वो है 121 करोड़ से 185 करोड़ हो गया, जो ऑलमोस्ट आपका 52% का ग्रोथ है। ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप देखते हो तो कंपनी का 72 करोड़ से 85 करोड़ पर आया, जो कि 18% का ग्रोथ है। दिस इज अगेन गुड। एबिटा अगर आप देखते हो तो 54.6 करोड़ से कंपनी का 59.2 करोड़ पर आया, जो कि 8.3% का ग्रोथ है। एबिट अगर आप देखते हो तो 42.5 से 41.85 हो गया, जो कि आपका थोड़ा डी ग्रोथ हो गया, यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज हो गया। पीबीआईटी अगर आप देखते हो तो 57.3 करोड़ से 55.9 करोड़ पर आया, जो कि आपका अगेन डिक्रीज हो गया है। पीबीटी अगर आप देखते हो तो 41 से 40 पर आया, जो कि आपका अगेन थोड़ा सा डिक्रीज हो गया। तो एबिटा तक कंपनी पॉजिटिव रही, उसके बाद में डिक्रीज होना शुरू हो गया। इसके बाद में अगर आप नेक्स्ट कंपनी का पैड देखते हो, तो पैड देखने का आई वुड से कि एक्चुअल कोई मतलब नहीं है। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि कंपनी लास्ट ईयर जो थी एक मैसिव पैट में थी। उसका रीज़न ये है कि कंपनी को थोड़ा टैक्स बेनिफिट मिला था, क्योंकि कंपनी इतने साल से लॉस में थी, तो टैक्स बेनिफिट के चलते इनको पेपर पे, रियल कैश नहीं है ये, रियल प्रॉफिट्स नहीं है, सिर्फ पेपर पे दिखने वाला एक प्रॉफिट है, जो कि आपका एक मैसिव प्रॉफिट है। यानी टैक्स के चलते इनको कुछ बेनिफिट्स मिले हैं, जिसके लिए इनको यहाँ पे 285 करोड़ का पैड देखने को मिलता है। ये मैं आपको पहले भी ब्लैकबक के वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर आप पहले से ट्रैक करते आ रहे हो वीडियोस को, देखते आ रहे हो, तो आपको पता होगा। बाकी अगर हम अभी रिसेंट में जो अगर देखते हैं, इस Q4 FY26 का जो पैड है वो 65 करोड़ का है। तो कंपनी ने यहाँ पर अब कितनी ग्रोथ की वो निकालना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि 285 जो कि रियल नहीं है, एक अनरियल सा नंबर है, और उस पर कंपनी को अगर हम इस साल से कंपेयर करें तो नंबर वैसे भी अपने आप में बहुत बड़ा आएगा। अगर नंबर देख भी लेंगे तो हमें वैसे भी पूरी कहानी समझ में नहीं आएगी, तो कोई मतलब नहीं है इस नंबर को जानने का। अगर हम ईपीएस देखें तो 15 रुपीज़ के ईपीएस से कंपनी 3 रुपीज़ की ईपीएस आई है। तो सेम बात जो पैट में अप्लाई होती है वही ईपीएस में भी अप्लाई होती है, वही अनरियल कंडीशन वाली बात। एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखें तो 59.8 करोड़ के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से कंपनी 46.3 करोड़ के ग्रॉस प्रॉफिट के मार्जिन पर आ गई है, जो कि आपका 22% का डिक्रीज है। एंड दिस नंबर इज क्वाइट डिप्रेसिंग कि हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी ने एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ कर दी। एबिटा मार्जिन अगर आप देखते हो तो 44.9% से कंपनी 31.9% पर आ गई, जो कि आपको ऑलमोस्ट 29% का डिक्रीज है। तो यहाँ पर भी कंपनी ने इस बार मात खाई। पैट मार्जिन अगर आप देखते हो तो पैट मार्जिन देखने का अगेन कोई मतलब नहीं है, बट इस बार कंपनी ने 35.4% का पैट डिलीवर किया है। एंड अगर आप ऑपरेटिंग लेवरेज देखते हो तो 0.1 टाइम का ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को यहाँ पर मिला है, अगर आप वाई लेवल पे देखते हो। क्यों की अगर हम बात करें तो कंपनी Q4 FY26 में जो कंपनी का रेवेन्यू था दैट वाज 171 करोड़, एंड इस बार कंपनी ने 185 करोड़ की है, जो कि ऑलमोस्ट आपका 7.9% का इंक्रीज है।
अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखते हो, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट्स देखते हो, तो अगर आप Q4 FY26 का देखोगे 85.3 से कंपनी 85.9 पर आई, जो कि आपका 0.7% का ग्रोथ है। एबिटा अगर आप देखते हो तो 61.2 से 59.2 पर कंपनी आई है, जो कि आपका अगेन थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है। एबिट अगर आप देखते हो तो 47 से कंपनी 41 पर आके रुकी है, जो कि डिक्रीज है। पीबीआईटी अगर आप देखते हो तो 64 से कंपनी 55 पर आके रुकी है, जो अगेन आपका डिक्रीज है। पीबीटी अगर आप देखते हो तो 46 से 40 करोड़ पे कंपनी आके रुकी है, जो कि आपका 12% का डिक्रीज है ऑलमोस्ट। एंड अगर आप पैट देखते हो तो 31 से कंपनी का पैट इस बार 65 गया है, जो कि ऑलमोस्ट आपका 107% का ग्रोथ है। दिस इज क्वाइट अमेजिंग एंड अप्रिशिएबल। ईपीएस अगर आप देखते हो तो 1.7 करोड़ से कंपनी का ईपीएस 3.6 करोड़ पर आ गया है, जो कि आपका 1.6% 106.9% का ग्रोथ है। दिस इज ऑल्सो क्वाइट अमेजिंग। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखते हो तो 49 से 46 पर कंपनी आ गई, जो आपका ऑलमोस्ट 6% का डिक्रीज हो गया। एबिटा अगर आप देखते हो, एबिटा मार्जिन तो 35 से 31 पर कंपनी आई, जो कि आपका 10% का डिक्रीज हो गया। एंड अगर आप पैट मार्जिन देखते हो तो 18% से कंपनी 35% के पैट मार्जिन पर आई है, जो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। 91% का ग्रोथ यहाँ पे कंपनी को देखने के लिए मिलता है। एंड ओवरऑल अगर आप ऑपरेटिंग लेवरेज देखते हो तो निकालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू ऑलमोस्ट इस बार फ्लैट रहा है, तो 0.4 टाइम का ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिला, जो कि ऑलमोस्ट ना के बराबर है। एंड अगर आप कंपनी को FY25 एंड FY26 पे कंपेयर करते हो YOY लेवल्स पे, सो 651 करोड़ का रेवेन्यू इस बार कंपनी ने दिया है, जो कि लास्ट ईयर से 52.8% ज़्यादा है। एंड अगर आप कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट देखते हो तो वो कंपनी का 36% ज़्यादा है। एंड लास्ट ईयर से ये 240 करोड़ से 326 करोड़ पर आया है। एबिटा अगर आप देखते हो तो एबिटा 128 से 229 पर आया है, जो कि ऑलमोस्ट आपका 78% का डिक्रीज है, सॉरी इंक्रीज है। एबिट अगर आप देखते हो तो 94 से कंपनी 176 पर आई है, जो कि आपका 86% का इंक्रीज है। अगर आप पीवीआईटी देखते हो तो 130 से कंपनी 239 पर आई है, जो कि आपका 83% का इंक्रीज है। पीबीटी अगर आप देखते हो तो 90 से कंपनी 171 पर आई है, जो कि आपका 88% का इंक्रीज है। अगर आप पैट देखते हो तो पैट एक्चुअली देखने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर 9 करोड़ का लॉस था ऑलमोस्ट, एंड इस बार अगर आप देखते हो तो 160 करोड़ के प्रॉफिट पे कंपनी है। तो ये वही अनरियल सी सिचुएशन है, तो कोई मतलब नहीं है इसको टैली करने का। ईपीएस अगर आप देखते हो तो वही है कि लास्ट ईयर 0.4 के आसपास ईपीएस आपका था, एंड अभी 8.79 के आसपास हो गया, तो दिस इज अगेन ग्रेट। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के 56 से 50 पर आकर सेटिस्फाई हुए हैं, सो ये आपका 11% का डिक्रीज हो गया। अगर कंपनी के एबिटा मार्जिन अगर आप देखते हो तो 30 से 35 पर आके रुके हैं, जो कि आपको ऑलमोस्ट 16% का इंक्रीज हो गया। पैट मार्जिन डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। एंड अगर आप ऑपरेटिंग लेवरेज देखते हो तो 1.4 टाइम्स का ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिला है। तो ओवरऑल रिजल्ट जो है, अगर हम FY25 एंड FY26 के बेसिस पर देखें, तो ओवरऑल रिजल्ट इज क्वाइट अप्रिशिएबल। सिर्फ एक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी ने मात खाई है। मार्जिन कंपनी के थोड़े से सेटिस्फाई सॉरी इस बार डिक्रीज हुए हैं। एंड ओवरऑल अगर आप रिजल्ट देखते हो तो कहीं ना कहीं कंपनी ने 80 से 90% की ग्रोथ हर चीज़ में ला करके दी है। तो यस, ओवरऑल कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ ग्रेट ग्रोथ दिस टाइम। अब कैश फ्लो की अगर आप बात करते हो तो ऑलमोस्ट 165 करोड़ का कैश फ्लो कंपनी ने इस बार दिया है, जो कि इक्वल टू आपका पैट है। तो ये अगेन एक वी कैन से लाइक 169 करोड़ का है। सो वी कैन से कि हाँ, कंपनी इज एक्चुअली डूइंग गुड फ्रॉम इनसाइड, है ना। इसके बाद में अगर आप देखते हो कंपनी का कॉन कॉल, क्योंकि हमने रिजल्ट देख लिया तो हम कॉन कॉल भी इजीली देख पाएंगे। कंपनी के कॉन कॉल में इस बार क्या बात हुई है, ज़्यादातर कॉन कॉल में इस बार बिजनेस से रिलेटेड ज़्यादा बात करी है लोगों ने, एंड फ्यूचर को लेकर ज़्यादा बात करी है कि फ्यूचर में आपका बिजनेस मॉडल किस तरह से चेंज हो सकता है, या क्या चीज़ें हैं जो आज इफेक्ट कर रही है आपको, आप हमें बता नहीं पा रहे हो। कुछ नंबर्स इन्वेस्टर्स से मांगे। सो ओवरऑल कॉन कॉल इस बार काफ़ी पॉजिटिव रहा, एंड काफ़ी अच्छी चीज़ें हम निकाल सकते हैं इसमें से। So let's just start con call. सो कॉन कॉल अगर आप देखते हो तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि बैंगलोर और हैदराबाद के जो सुपर लोड्स हब्स चल रहे हैं, उनका क्या ये ब्रेक इवन ऑलरेडी हो गया है, या फिर कोई अभी नहीं हुआ है, तो उसका कोई नंबर हमें आप दो। तो हैदराबाद और बैंगलोर का क्यों पूछा, क्योंकि ये कंपनी के कोर एरियाज है जहाँ पे कंपनी बहुत पहले से काम कर रही है।
इसीलिए अब सीईओ यानी कि मिस्टर राजेश कुमार ने यहाँ पर बोला है कि ये कंप्लीटली हमारा मैन पावर पे चलता है। जब हम एक नया कोई भी एम्प्लॉय हायर करते हैं तो वो शुरुआत में हमें प्रॉफिट जनरेट करके नहीं दे पाता, एंड जब कई महीनों बाद में वो एक्सपीरियंस हो जाता है तब हम एक्चुअल में पैसा कमाते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि हाँ कोई पक्का नंबर ही नहीं दे रहे, ना ही ब्रेक इवन की बात कर रहे हैं। मुझे ये आंसर कुछ खास नहीं लगा। नंबर एटलीस्ट यहाँ पर देना चाहिए था इनको, एंड बट स्टिल ठीक है, अगर नहीं भी दे रहे तो अब उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। एंड ये गलत भी नहीं है तो ये सही भी नहीं है। ब्रेक इवन का जो एग्जैक्ट डेटा है ये इन्होंने कहीं ना कहीं छुपा लिया। सो दिस इज समथिंग विच आई डेंट लाइक। एंड फिर यहीं पर आपका ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। थोड़ी सी बात धुंधली करके छोड़ दी इस बार इन्होंने। फिर उन्होंने पूछा कि पुराने शहरों में भी आप जो आपकी मैन पावर है उसको बढ़ा रहे हो क्या, जहाँ पर आपके मेजरली पुराने शहर है लाइक बैंगलोर एंड हैदराबाद। तो इन्होंने बोला कि हम पुराने शहरों में भी बहुत ही तेज़ी से हमारी टीम को बढ़ा रहे हैं। अगर हम ये बंद कर देंगे तो हमारा ब्रेक इवन फटाफट हो जाएगा। इसका मतलब कहने का कहीं ना कहीं सेंस ये है कि अभी हमारा ब्रेक इवन हुआ नहीं है। समवेयर ही इज ट्राइंग टू से दैट। एंड ये कह रहे हैं कि अगर हम वो बढ़ाना बंद करें, यानी पुराने शहरों में बढ़ाना बंद कर दे, तो नए शहरों का ब्रेक इवन फटाफट हो जाएगा। लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, हमें एक रियलिस्टिक ग्रोथ चाहिए कि हमारा ओवरऑल जो एक एनवायरनमेंट है, ओवरऑल जो एक ग्रोथ है वो बढ़े। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हम वो कहना चाह रहे हैं कि हम जानबूझकर सिर्फ प्रॉफिट दिखाने के लिए चीज़ नहीं कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली वर्किंग फ्रॉम इनसाइड। तो ये चीज़ थोड़ी सी एक वर्थ इट लगती है कि चलो ठीक है, कंपनी इज थिंकिंग अबाउट दैट एंड एक्चुअली डूइंग सो। सो इन्होंने ये बोला कि हम एक लंबी रेस के घोड़े हैं एंड हमें ये नहीं कर रहे कि अभी हम प्रॉफिट को बड़ा दिखा दें एंड कल को जब प्रॉफिट हमारे एक्चुअल में डिक्रीज हो, तो सप्रेस हो, तो हम उनको फिर वहाँ पर कोई भी एक्सक्यूज बनाते फिरें। तो दैट इज समथिंग विच सीईओ इज ट्राइंग टू सेइंग मे बी। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि व्हीकल फाइनेंस का जो बिजनेस है, आपका लोन का बिजनेस है, उसका साइज क्या है, and आपकी बुक्स पे कितना है, यानी कि आपके कितने लोन दिए हुए एंड ऑल द थिंग्स। सो कंपनी यहाँ पे बोलती है कि टोटल हमारे जो है 600 करोड़ का लोन हमारे पार्टनर्स मैनेज करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, पार्टनर्स मैनेज करें, यानी कि बैंक्स मैनेज करती है, एनबीएफसीज मैनेज करती है, जो इनके साथ में जुड़ी हुई है, जो काम करती है वो लोन देती है, ना कि ये कर रहे हैं। अब इसमें इन्होंने बोला कि हाँ से हमारे ऊपर हमारी बुक्स में सिर्फ 10% है, और हमने ये भी सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए रखे हैं। बाकी हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ लोन्स है वो हमारे पार्टनर्स ही मैनेज करते हैं। हमारे ऊपर इसका लगभग कोई वो नहीं है, बर्डन नहीं है, एंड कोई भी नुकसान होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। एंड जो भी तरीके से हम लोन दे रहे हैं वो सेफ होता है, हमारे लिए सेफ होता है। अगर ट्रकर वो लोन पे भी नहीं भी करता है तो वो लोन एक्चुअल में अगर आप देखो तो ब्लैकबक सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन फीस, सॉरी, ओरिजिनेशन फीस काटता है। उसके अलावा सारी जो चीज़ है वो आपके बैंक्स मैनेज करते हैं एंड वही लोन का रीपेमेंट करवाते हैं एंड ऑल द थिंग्स। सो एक तरह से कह सकते हो कि एसेट लाइट मॉडल है, एंड इस तरह से कंपनी खुद को सेफ रख के मिनिमल रिस्क के साथ में काम कर रही है, जो कि एक अच्छी चीज़ है कहीं ना कहीं। बाकी कंपनी ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए थोड़ा बहुत अपनी बुक्स पे भी लिया है, जो कि ना के बराबर है, ठीक है, मतलब कुछ कुछ नंबर्स इन्होंने लिया है, यानी कि 600 करोड़ का 10%, अगर आपका 60 करोड़ के आसपास इन्होंने लिया है, तो 60 करोड़ इज ऑल्सो वेरी क्वाइट इनफ वैल्यू टू प्ले विथ। सो हाँ ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये है कि आपके वर्किंग कैपिटल डेज इंप्रूव हो रहे हैं लेकिन आपके पेबल्स बढ़ गए, तो ये कैसे हो रहा है, इन कहाँ से हुआ। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये सवाल जो है, फिर उनकी जो सीएफओ है उन्होंने बताया कि हमारा कैश साइकिल हमेशा से बहुत ही स्ट्रांग रहा है, रिसीवेबल्स 3 महीने से ज़्यादा के है ही नहीं, और टेलीमेटिक्स का जो बिजनेस है उसके अंदर हमारा 50% पैसा एडवांस आ जाता है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो उन्होंने एक पॉजिटिव, यानी कि उन्होंने एक सीधा जवाब ना दे करके उसको दबा करके एक पॉजिटिव साइड अपने दिखाई कि देखो ये नहीं हो रहा लेकिन ये हम कर पा रहे हैं, तो ये आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करो। तो समवेयर दिस इज व्हाट कंपनी और द सीएफओ हैज ट्राई टू डू। एंड ठीक है, मतलब इतना भी कोई बुरा पॉइंट नहीं है, बट ठीक है, कंपनी अगर रिसीव कर पा रही है तो नो इश्यूज विद दैट। अगर कंपनी 3 महीने का कह रही है, 3 महीने में रिसीव कर पा रही है, देखो कंपनी कहने को कुछ भी कह सकती है, हमें ऑफ कोर्स देखना है कि हाँ कंपनी कितने वक्त में अपने पेबल्स रिसीव कर लेती है। बट पेबल्स ना आना एक ऐप वाले बिजनेस में, जो कि मेजॉरिटी आपका एक
कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पर चलता है, तो वो बहुत ही एक रेयर कंडीशन होती है, एंड कभी कभी ईयर एंडिंग के आसपास ये रिसीवेबल्स बढ़ सकते हैं, तो उस पर इतना ज़्यादा एफर्ट्स हम मारे इसकी ज़रूरत मुझे लगती नहीं है। बाकी अगर आप चाहते हैं इसमें और डेप्थ रिसर्च करना तो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। नेक्स्ट जो जिन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं वो ये सब है कि गवर्नमेंट का जो एक MLFF कंपनी सॉरी गवर्नमेंट लेकर के आ रही है, तो ये मतलब इसमें क्या होगा ना कि आपके टोल पर जो गाड़ियाँ रुकती है वो रुकेगी नहीं, डायरेक्टली निकलेगी, वो नंबर प्लेट को ही स्कैन करके डायरेक्टली आपका जो है उससे फास्टैग कट जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर ऐसा होगा तो फास्टैग में ब्लैक बुक की ज़रूरत कहाँ मतलब ख़त्म हो जाएगी, एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, दो इसमें साइड होती है, एक तो इशूअर साइड होता है और एक एक्वायरर साइड होता है। तो हम जो है हम इशूअर साइड पर है, जहाँ से आपका पैसा कटता है। इट्स लाइक कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि सारे पेमेंट ट्रांजैक्शन को ऑनलाइन कर दिया, तो ये हुआ गवर्नमेंट की साइड से, लेकिन पैसा आज भी बैंक रख रही है आपका। तो वो क्या हो गया कि एक तरह से आप कह सकते हो कि बैंक की ज़रूरत जो थी वो पहले भी थी जब सब कुछ कैश था, और आज भी है जब सब कुछ ऑनलाइन है, उल्टा ज़्यादा ज़रूरत हो गई। तो ये जो चीज़ है वो तरीका चेंज हुआ, वो एक तरीके से हाँ एक लेन देन का जो एक फटाफट से टोल आप कटवा रहे हो वो चीज़ चेंज हुई, ना कि ये चेंज हुआ कि आप एक्चुअली में उसको पैसा कटना कहीं और से शुरू हो गया। तो ये चीज़ आपकी चेंज नहीं हुई। बाकी ओवरऑल यहाँ पे एक ब्लैक बक ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हमारा जो रोल है आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पहले था, और जितना हम कर पा रहे थे पहले उतना ही आज हम करेंगे। बाकी इन्होंने बोला कि हम कोशिश करें कि हम एक्वायरर साइड पे भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे आपका जो टोल प्लाजा वगैरह है वहाँ पर भी हम घुसने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये भी एक तरह से कह सकते हो कि फ्यूचर के लिए एक और नया एरिया ऑफ डेवलपमेंट हो सकता है। सो या नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी टेलीमैटिक्स जो आपका है जीपीएस वाला जीपीएस डिवाइस का जो बिजनेस है, उसके अंदर आपका उसमें आपने कितने डिवाइसेस बेचे हैं और ग्रोथ कैसी है। तो इन्होंने बोला कि हमारे 3-4 तरह के डिवाइसेस होते हैं। पहला होता है एक बेसिक जीपीएस वाला जिसमें हमारी ग्रोथ ठीक ठाक सी है, 15% की ग्रोथ हम कर पा रहे हैं। एआईएस डिवाइस जो कि आपके लगभग 10 स्टेट के अंदर कंपलसरी कर दिया गया, तो इसमें एक बहुत ही फास्ट ग्रोथ आ रहा है, एंड पिछले क्वार्टर से सेल्स डबल हो गई। अब कितना डबल हो गई ये कंपनी ने नहीं बताया। फ्यूल सेंसर ये थोड़ा सा नया है, कंपाउंड हो रहा है, एंड ये अभी कुछ हद तक ही ग्रो कर पा रहा है। तो यहाँ इन्होंने बोला कि ठीक ठाक सी ग्रोथ हम ला पा रहे हैं। मतलब अगर आप एआईएस की बात करते हो तो वो इनका एक तरह से सुपर लॉन्चर है। एक है जो हमेशा से चलता आया है और हमेशा शायद चलेगा भी, मतलब जिसकी ग्रोथ डिसेंट सी है, नहीं कमोडिटी टाइप। एक है स्पेशलाइज्ड, और एक है जो एक बहुत ही नया तरीके के का आ रहा है, जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा इवॉल्व नहीं हो, बट हो सकता है फ्यूचर के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने समझाई। इसके बाद में उन्होंने बोला कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये था कि आपने टोलिंग जीटीवी का नया मैट्रिक क्या शुरू किया है और क्यों शुरू करा। तो इन्होंने बोला कि जैसे इन्होंने बताया कि जो ट्रकर्स है वो देख सके कि टोलिंग पेमेंट्स सॉरी अच्छा इन्होंने क्वेश्चन को वापस रिपीट करते हैं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। इन्होंने बोला कि जो टोलिंग का जो जीटीवी है ये आपने नया मैट्रिक शुरू करा, आपने इनके अगर पीडीएफ देखा होगा, इस बार की प्रेजेंटेशन देखी होगी, सो उसमें आपको देखने को मिला होगा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये जो है हमारा आपने इसलिए शुरू करा ताकि आप लोग नीचे क्या हो रहा है, यानी कि आपके ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू के बाद में क्या क्या हो रहा है वो भी आप देख सके। जो कि जीटीवी अगर आप देखते हो तो हमारे ओवरऑल ट्रांजेक्शन्स का 90% होता है, तो इसलिए इन्होंने शुरू करा। एक तरह से आप कह सकते हो कि ट्रांसपेरेंसी जेस्चर है जो कंपनी ने लाने की इस बार कोशिश करी है। दिस इज समथिंग गुड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रोथ अच्छी है लेकिन मार्जिन आपके कम हो गए, जो कि आई थिंक आपके दिमाग में भी चल रहा होगा जब आपने रिजल्ट को सुना होगा। तो क्या ये जो ग्रोथ कम हुई है ये बिजनेस में पैसा डालने की वजह से हुई है, किस चीज़ की वजह से हुई है। तो यहाँ इन्होंने बोला कि हाँ इसी वजह से हुई है। हम बिना घुमाए आपको क्लीनली एकदम जवाब देते हैं कि हमारा जो
मार्जिन सॉरी, इन्होंने बोला कि मार्जिन की जो ग्रोथ है वो बिजनेस के इन्वेस्टमेंट से गिर गई है। एंड ये एक तरह से कह सकते हो कि अच्छी बात है कि हम वापस री इन्वेस्ट करें अपने ही बिजनेस में। तो ये कहीं ना कहीं कहने की कोशिश करें कि हम री इन्वेस्ट करें हमारे ग्रोथ वाले बिजनेस में। दो इनके बिजनेस, एक तो कोर बिजनेस जहाँ पर ये टेलीमैटिक्स जीपीएस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, और दूसरा जहाँ पर ये लोन वगैरह प्रोवाइड करे जो कि एकदम छोटा सा बिजनेस है। तो ये इसका पैसा निकला हुआ इस वाले बिजनेस में डाल रहे हैं। सो या नेक्स्ट है कि इन्होंने बोला कि ग्रोथ और प्रॉफिट को आप बैलेंस कैसे करोगे, अगर अगले 1-2 साल तक कितनी ग्रोथ आप लेकर के आ सकते हो। तो इन्होंने बोला कि हमारी फिलॉसफी ये नहीं है कि हम ग्रोथ को बनाएं या ग्रोथ को टारगेट करें या ग्रोथ को मैन्युफैक्चर करें। हमारी ये फिलॉसफी है, हम ये मानते हैं कि ग्रोथ एक आउटकम है, और जो हम अगर सही काम करेंगे, अच्छे कस्टमर्स को एक्वायर करते रहेंगे, तो ये अपने आप बढ़ते रहेगा। दिस इज समथिंग वी आर ट्राइंग टू से। तो इन्होंने बोला कि हम तब तक कस्टमर एक्वायर करते हैं जब तक वो प्रॉफिटेबल है, और इंडस्ट्री हमारी जो है लगभग $200 बिलियन की है, एंड हम अभी बहुत ही छोटे हैं। तो एक तरह से रूम टू रन हमारे पास में बहुत ज़्यादा है। तो ये कंपनी को कहने की कोशिश करी है, जो कि अपने आप में एक पॉजिटिव सिग्नल हम इसको कह सकते हैं। एंड ऑफ द डे इट इज़ क्वाइट पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू माय फिलॉसफी। मैं जो जिस तरह से एक मैनेजमेंट को देखती हूँ, या मैं जो एक मैनेजमेंट चाहती हूँ, वो कहीं ना कहीं झलक रहा है कि हाँ ये मैनेजमेंट है। नेक्स्ट, आप कितनी ग्रोथ सस्टेन करोगे। तो यार इन्होंने बोला कि हम गाइडेंस नहीं देंगे, हम अगेन कोई ग्रोथ को मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, ग्रोथ एक आउटकम है। तो कहीं ना कहीं कहने की कोशिश करें जो ये 50% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, कहीं ना कहीं यहीं पे आकर के अपना डे एंड करेंगे। तो मे बी बट एज इन एनालिस्ट हमें वो चीज़ को देखना चाहिए, हमें एक्स्ट्रा सेफ्टी मार्जिन को लेकर चलना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कुछ सीनियर टीम के लोग छोड़ के चले गए आपकी टीम को, तो ये क्यों हुआ। तो यहाँ इन्होंने बोला कि 3 लोग हमारे गए हैं, जिसमें से 2 लोग जो हैं 7 से 9 साल तक हमारे साथ में थे। एक अपनी खुद की कंपनी बनाने के लिए गया है, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। देखो आप भी तो आज ऐसे ही सोचते हो ना कि हाँ मैं 7-8 साल किसी कंपनी में जॉब कर लूँगा, एंड जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो मैं मेरा खुद का कुछ बिल्ड करूँगा। भले वो कंपनी को आपने अपनी खून पसीना सब कुछ दिया, बट एंड ऑफ द डे खुद का वो जो एक फीलिंग है, एंड जो एक एक ग्रेटिफिकेशन है, उसके लिए हर कोई भाग रहा है। तो इट इज़ नथिंग बैड अबाउट दैट कि अगर कोई कंपनी छोड़कर गया खुद का कुछ बनाने के लिए, तो दैट इज़ नेगेटिव और बैड सिग्नल फॉर द कंपनी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कि हर किसी का एक नॉर्मल सा सेंटिमेंट है, और मैं इसको नॉर्मली डिक्लेयर करूँगी, मतलब नॉर्मल ही इसको मानूंगी। एंड दूसरा जो इंसान छोड़ के गया वो हेल्थ रीजंस की वजह से छोड़ कर गया। तो ये भी अगेन आई थिंक ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई छोड़ता है, हर कोई आता है। बट इन्होंने बोला कि एवरेज टीम का जो हमारा टेन्योर है वो 8 साल रहता है। इसके बाद में इन्होंने बोला कि ग्रोथ बिजनेस आपका जो, ये क्वेश्चन अच्छे से सुनना, ग्रोथ बिजनेस का जो रेवेन्यू है आपका सिर्फ 10 से 11 करोड़ का आया, 10 से 11 करोड़ से 15 करोड़ ही हुआ, यानी सिर्फ 5 करोड़ एक्स्ट्रा आप इस बार लेकर के आए। लेकिन अगर आप कोर बिजनेस का जो कॉस्ट है वो देखोगे, तो आपका 70 से 75 करोड़ से बढ़ करके 100 करोड़ हो गया, यानी कि लगभग 25 से 30 करोड़ ज़्यादा हो गया। तो इतना खर्च आपने एक्स्ट्रा किया, तो इतना पैसा लगा के आप सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ का रेवेन्यू ला पाए हो, ये कुछ ज़्यादा ही बेसिक नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि आपका सवाल एकदम ठीक है, लेकिन सुपर लोड्स का जो पेस है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, हाँ हम मानते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, लेकिन अभी ये जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई थिंक मेरा कैमरा थोड़ा सा हिल चुका है, मे बी नॉट, या होप आई एम विजिबल। सो इन्होंने बोला कि जो हमारा 25 से 30 करोड़ की बात कर रहे हो पूरा सुपर लोड्स में नहीं गया है, इसमें से कुछ हमारा कोर में भी इन्वेस्ट हुआ है, कुछ व्हीकल फाइनेंस में भी इन्वेस्ट हुआ है। तो एक तरह से कहना चाह रहे हैं कि हाँ हाँ हम बर्न कर रहे हैं, लेकिन यही है कि इसको रिजल्ट आने में आपको वेट करना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो ये है कि मार्जिन जो है Q1 FY26 में आपके 36% के आसपास थे, अब 31% के आसपास हो गए, तो क्या अगले साल ये 30% के आसपास और गिरेगा। तो यहाँ पे सीईओ ने एक फॉर्मूला दिया कि मार्जिन इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय टोटल रेवेन्यू, जहाँ पर x जो है आपका ये कोर का प्रॉफिट है, और y जो है आपका ग्रोथ का बर्न है, यानी कि खर्चा है। तो अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि y यानी आपका ग्रोथ का खर्चा जितना बड़ा रहेगा,
उतना मार्जिन आपका दबा रहेगा। तो सीईओ ने कोई पक्का नंबर नहीं दिया और वो बस इस फॉर्मूला से ये कहना चाहते हैं कि जब तक हमारा कंप्लीट जो खर्चे का रिकवरी है वो नहीं होगा, हम कोई नंबर दे भी नहीं सकते। और हमारा फोकस सिर्फ एक ही रहेगा कि हम उस खर्चे को मिनिमाइज करें ताकि ग्रोथ नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ा दिखे। तो कहीं न कहीं कोशिश करें कि हो सकता है कुछ वक़्त तक मार्जिन 30% के आसपास ही रहेगा या थोड़ा गिर भी सकता है, लेकिन कोर बिज़नेस सॉरी जो ग्रोथ बिज़नेस है हमारा वो स्केल करता रहेगा। दिस इज़ व्हाट सीईओ इज़ ट्राइंग टू से हियर। तो ये मुझे एक थोड़ा-सा लॉजिकल, प्रैक्टिकल और एक अच्छा जवाब मुझे यहाँ पे लगा। नेक्स्ट अगर आप देखो इन्होंने बोला कि रेवेन्यू आप कोर और ग्रोथ बिजनेस का स्प्लिट करके बता देते हो, लेकिन आप प्रॉफिट स्प्लिट क्यों नहीं करते हो? क्यों? क्योंकि ग्रोथ बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो कम है या छोटा है। तो यहाँ इन्होंने बोला कि हाँ वो नहीं करते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी करने की कोशिश करेंगे, हम आपका दर्द समझ रहे हैं, सो लाइक दैट। अब पता नहीं कि कंपनी इसको लेकर के आएगी नहीं लेकर के आएगी। अब ये इसलिए है क्योंकि ग्रोथ बिजनेस का जो प्रॉफिट है एक्चुअली बहुत छोटा है। एक साइड पे कंपनी का जो बड़ा बिजनेस है वो 100 करोड़ का ग्रोथ लेके आ रहा है, प्रॉफिट लेके आ रहा है। एक साइड पे एक छोटा सा बिजनेस है जो सिर्फ 5-6 करोड़ का प्रॉफिट लेकर के आ पा रहा है। सो ऑफ कोर्स दैट फील्स कि हाँ कंपनी कुछ नहीं कर रही है, तो वो हटाने के लिए या वो छुपाने के लिए यहाँ पर ये मे भी ऐसा कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से आपका रेवेन्यू कितना गिरेगा? ये स्लो डाउन है या फिर मतलब एक डिक्लाइन हो सकता है? तो इन्होंने बोला कि एक ड्रैग ऑन ग्रोथ होगा, मतलब कि हमारी ग्रोथ थोड़ी सी धीमी होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हम कह सकते। अब ये आपको जो है मार्च तक इन्वेंट्री क्योंकि हमारा मूव हो रहा था, पर ये अप्रैल और मई में ये ड्रैग दिखेगा आपको और दिख भी रहा है। तो कंपनी कहने की कोशिश करिए कि हाँ ड्रैग तो आएगा, वो कितना है कितने वक्त तक चलेगा इसके बारे में कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन कंपनी ने दिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हीकल फाइनेंस में ब्लैकबक का जो राइट टू विन है, राइट टू विन क्या है और पहले से इतनी एनबीएफसीज है तो हम ऐसा क्या यूनिक कर रहे हैं? तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि हमारे हमारे वजह से ट्रकर जो है 24/7 एक्सेस कर सकता है अपने लोन को और सब कुछ चीज़ों को, इसलिए एक उनका जेब में चलता फिरता सब कुछ पड़ा है एंड वो कभी भी कहीं पे भी कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं और बहुत जल्दी एक्सेस कर सकते हैं। और हम जो है 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर लोन दे सकते हैं। अब एक बात को समझो कि एक ट्रकर है जिसको लोन चाहिए तो वो अलग 50 ऐप खोले, अलग 50 एनबीएफसीज के पास में जाए। वही सेम चीज़ ब्लैकबक के थ्रू हो रहा है, जो कि वही ऐप के थ्रू हो रहा है जो वो डेली लाइफ में यूज़ कर रहा है। सो दैट इज़ मोर कन्वीनियंट। तो उन्होंने जो कन्वीनियंसी है उसको मेन अपना एक कह सकते हो कि एक अपना यूनिक पॉइंट की तरह दिखाया। एंड देयर इज़ वेयर ब्लैकबक इज़ डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम अदर एनबीएफसीज। तो हम कह सकते हैं कि ये ब्लैकबक को एक डिस्ट्रीब्यूशन एज दे रहा है। और हाँ एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन में काम आ रहा है कि लोगों तक पहुंच तो सके। बाकी सारी एनबीएफसीज लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही है, पहुंचने के बाद भी वो अपने लोन को ट्रैक नहीं कर पा रहे, रीपे नहीं कर पा रहे टाइम पे। बट वो चीज़ ब्लैकबक के थ्रू फटाफट हो रही है, जल्दी पहुंच पा रहे लोग। तो दिस इज समथिंग वेयर इट क्रिएट्स एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो इन्होंने बोला कि लोन की गारंटी आप लोग नहीं देते हो क्या, रिस्क पार्टनर ही लेगा या आपके ऊपर कितना रिस्क रहता है? तो इन्होंने बोला कि कंप्लीट रिस्क जो है पूरा पार्टनर लेगा, हमारा सिर्फ ऑरिजिनेशन फीस और कलेक्शन फी हम लोग लेते हैं, जो कि कंप्लीट एक कह सकते हो प्योर रेवेन्यू प्योर प्रॉफिट की तरह काम करता है ऑलमोस्ट। सो एक एसेट लाइट मॉडल पे कंपनी काम कर रही है। नेक्स्ट है आपका कि ग्रोथ बिजनेस इन्वेस्टमेंट मोड में है तो आपका क्या ये कंट्रीब्यूशन लेवल पे प्रॉफिट दे रहा है या फिर वो भी नेगेटिव है? तो इन्होंने बोला कि हमारे सारे बिजनेस जो है कंट्रीब्यूशन लेवल पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन सबका पॉजिटिव है और हम हर ऑर्डर पे पैसा बनाते हैं। और नेगेटिव सिर्फ एबिटा लेवल पे है, जो कि हमारे फिक्स कॉस्ट की वजह से एक बार हमारी फिक्स कॉस्ट कवर आ जाए और हमें लेवरेज मिलना शुरू हो जाए, हम बहुत जल्दी प्रॉफिट ला करके देंगे, जो कहीं ना कहीं ब्लैकबक ने प्रूफ भी किया है इस साल बहुत बड़ा प्रॉफिट ला करके। तो हाँ हम कह सकते हैं कि दिस इज समथिंग ब्लैकबक कैन प्रॉमिस। सो यस ओवरऑल कौन कॉल अगर आप देखते हो तो काफ़ी सही था, मैनेजमेंट काफ़ी जगह ऑनेस्ट भी था और काफ़ी जगह उन्होंने अपनी गलतियां भी एक्सेप्ट करी, वो आप एक्चुअल कौन कॉल जब सुनते हो तो आपको पता चलता है। और सबसे बड़ा गैप जो मुझे लगा वो ये है कि नंबर्स को ठीक से ना बताना। कई कई जगह पे इन्होंने ठीक से नंबर्स को डिस्प्ले नहीं किया है रेवेन्यूज, और कई सारे नंबर्स को रेवेन्यू क्या कई सारे नंबर्स को डिस्क्लोज नहीं किया है, तो दैट बिकम्स अ गैप, आई वुड से एक इन्फॉर्मेशन गैप यहाँ पे
पे बन जाता है। बाकी आपको सबसे बड़ी जो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे कंपनी ने बताई है वो है मिडल ईस्ट का जो ड्रैग है, जिसकी वजह से आपके मेजॉरिटी ऑफ ट्रकर्स के जो ट्रांसपोर्टेशन है उनमें प्रॉब्लम्स आएगी। सो वो एक सबसे बड़ा इशू बन जाता है। तो वो ड्रैग कितना आएगा वो देखना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लस सुपर लोड्स कितना स्केल कर पा रहे हैं नेक्स्ट ईयर तक, क्योंकि एक साल इजीली किसी भी चीज़ को बनने और बिगड़ने में लग जाता है, बिगड़ने में उल्टा कम टाइम लगेगा। सो यस, इसके अलावा मार्जिन आपके जो 30% पे रुक गए हैं, सो ये कितना रिकवर हो पाते हैं, और मैनेजमेंट कितना स्प्लिट करता है, मतलब प्रॉफिट को स्प्लिट करके देता है नहीं करके देता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो हमें इस बार कॉन कॉल से पता चलती हैं, राइट। सो या दैट वाज योर ओवरऑल कॉन कॉल एंड आई रियली एंजॉयड द कॉन कॉल। काफ़ी पॉजिटिव कॉन कॉल इस बार कंपनी ने दिया है, एंड कई सारी चीज़ें इस बार पता चलती है कि हाँ, हाउ मैनेजमेंट इज़ रियली थिंकिंग, मैनेजमेंट की फिलोसफी पता चलती है, एंड व्हाट दे आर रियली वर्किंग ऑन ग्राउंड लेवल, ये भी चीज़ें हमें जानने को मिलती है। सो या दैट वाज अ कंप्लीट कॉन कॉल एंड आई होप यू गॉट लॉट ऑफ न्यू लर्निंग्स फ्रॉम दिस कॉन कॉल, एंड आपकी रिसर्च इससे और मजबूत हो जाएगी। सो आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू रिसर्च, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट और क्वेरीज यू कैन लीव इन कमेंट्स। थैंक यू।